नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण विषय क्रिया और अव्यय पर बात करने वाले हैं और ये दोनों ही बिंदु ऐसे हैं दोस्तों जिन पर परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले तो दोस्तों हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आज की चर्चा के बिंदु क्या रहेंगे। तो आज की चर्चा का सबसे पहला बिंदु होगा क्रिया क्या है। उसके बाद हम क्रिया के भेदों पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अव्यय आखिर होते क्या हैं और उसके बाद हम अव्यय के भेदों पर बातचीत करेंगे। और आज की इस चर्चा के हमारे जो आधार ग्रंथ होंगे वे दोस्तों होंगे हिंदी व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हरदेव बाहरी, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद और हिंदी व्याकरण डॉक्टर हरदेव बाहरी और डॉक्टर केदार शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले क्रिया के विषय में कुछ एक बिंदु जो हमें जान लेने चाहिए दोस्तों सत्र की शुरुआत में ही, तो आगे के बिंदुओं पर जानकारी हासिल करने में, उन्हें अच्छी तरह से हृदयंगम करने में हमें आसानी होगी। सबसे पहली बात कि क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्दों पर चर्चा मैं पिछले सत्रों में भी कर चुकी हूं। लिंग वचन और कारक के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है। यानी आज के सत्र में हम एक विकारी शब्द यानी क्रिया और अव्यय यानी अविकारी शब्दों पर बात करने वाले हैं। तो क्रिया एक विकारी शब्द है। लिंग वचन पुरुष के अनुसार इसके रूप में परिवर्तन होता है। क्रिया का मूल होता है धातु। धातु दोस्तों वैसे तो संस्कृत में होती है और धातु वो मूल शब्दांश होता है जिसके द्वारा प्रत्ययों के योग से कोई भी शब्द निर्मित होता है, उसे धातु कहते हैं। यानी कोई भी क्रिया जो हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं कुछ अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है और कुछ यौगिक रूप में प्रयुक्त होती है। तो जो यौगिक रूप में प्रयुक्त होती है वो प्रत्ययों के योग से बनती है। तो वो जो मूल शब्द है उसी को, क्रिया का जो मूल शब्द है उसी को हम कहते हैं धातु। धातु क्रियापद का वह अंश जो किसी क्रिया के सभी रूपों में पाया जाए। कोई भी क्रिया, जैसे मान लीजिए खा क्रिया है, इससे जितनी भी क्रियाएं बनेंगी जैसे खाया, खाता, खा रहा, वे सब क्या है, सभी रूपों में खा शब्द हमको मिलेगा। यानी इस खाता, खाया आदि जो शब्द है, खाना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबका मूल शब्दांश क्या है, धातु क्या है, खा है। तो इस तरीके से आप धातु के अर्थ को समझ लेंगे। जैसे पढ़ना की मूल धातु है पढ़ प्लस ना प्रत्यय लगा हुआ है, यानी धातु क्या हो गई, पढ़। अब जितने भी शब्द इससे बनेंगे पढ़ से, वे उन सबका मूल धातु क्या होगी, उन सबकी वो होगी पढ़। क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से। अब ये क्रियाएं आखिर बनती कैसे हैं इन्हें भी हमें जान लेना चाहिए। क्रियाएं तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहली धातुओं से, दूसरी संज्ञा से और तीसरी विशेषण से। सबसे पहले धातुओं से, खा, जैसे खा धातु है, खा से खाना, खाता, खाया, ये जितनी भी क्रियाएं बनी उनकी मूल धातु है खा। इसी तरह संज्ञा शब्द है आलस, उसमें आलस भरपूर मात्रा में है तो यहां ये संज्ञा हो गई। लेकिन जब हमने इसमें प्रत्यय लगा दिया तो अलसाना, अलसाता, वह अलसाता है, वह अलसा रहा है, तो ये क्या बन गई, संज्ञा से क्रियाएं बन गई। तो इस तरीके से संज्ञा शब्दों से भी क्रियाएं बनती है, विशेषण से भी क्रिया बनती है। जैसे वह फर्श बहुत चिकना है, तो फर्श की विशेषता बता रहा है, या वह जमीन बहुत चिकनी है, या वह कपड़ा बहुत चिकना है, कोई भी चिकनी वस्तु के लिए हम कह सकते हैं। तो चिकना विशेषता हो गई। लेकिन हम जब कहते हैं कि उसने कपड़े से, सूती कपड़े से पहुंचकर वह अपने जूतों को चिकना रहा है, तो वहां चिकना क्या हो जाता है, चिकना विशेषण नहीं बल्कि क्या, क्रिया बन जाती है। तो इस तरीके से विशेषण शब्दों से भी क्रियाएं बनती हैं। तो क्रियाएं धातुओं से बनी, संज्ञा से बनी, विशेषण से बनी। अब बात आती है क्रिया के भेदों पर। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने, देखिए क्रियाओं के आप जितनी पुस्तकें व्याकरण की उठाएंगे सब में अलग अलग तरीके से कुछ बिंदुओं की चर्चा की गई होगी। तो इसलिए हम एक आधार ग्रंथ के रूप में जिन ग्रंथों की मैंने चर्चा की है उन्हें लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जहां जिस विद्वान का अन्य दूसरे विद्वान से मतभेद होगा उस मतभेद की भी हम चर्चा संक्षेप में करेंगे।
तो डॉक्टर हरदेव बहारी ने रचना की दृष्टि से क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया है। रचना की दृष्टि कौन सी हुई, यानी जिस प्रकार से क्रियाएं बनती हैं, क्रियाओं की रचना होती है, उनके आधार पर उन्होंने दो प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। पहली रूढ़ अथवा मूल क्रिया, यानी जो धातुओं से बनती हैं वे मूल क्रियाएं हुई, जिनमें प्रत्यय की आवश्यकता नहीं होती। वे मूल क्रियाएं जो होती हैं वे धातु से बनने वाली क्रियाएं होती हैं, जिनमें दूसरे शब्दांश नहीं जुड़ते, तो वो रूढ़ अथवा मूल क्रिया होती है, जैसे खाता, खाना, खाया, खाए आदि। सबकी मूल धातु क्या है, खा। दूसरी क्रियाएं कौन सी होती हैं, दूसरी क्रियाएं होती हैं यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं दोस्तों जो एक से अधिक तत्वों के योग से बनती हैं, जैसे खाना क्रिया से खिलाना भी बन गई, पीना से पिलाना बन गई। यानी इसमें क्या फर्क आया, जैसे खा में यहां ल आ गया प्लस आना प्रत्यय जुड़ गया, यानी कई तत्वों के योग से जो क्रियाएं बनती हैं वे यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब ये ला क्यों आया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसी तरह से देख से दिखाना, पढ़ना से पढ़वाना, इस प्रकार जो क्रियाएं बनती हैं वे यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी धातु से बनी हुई जो क्रियाएं होती हैं वो अपने मूल रूप में रहती हैं, और यौगिक क्रियाएं दो या दो से अधिक तत्वों के योग से बनती हैं, इसलिए वे यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब ये जो यौगिक क्रियाएं हैं इन पर चर्चा करते हैं। यौगिक क्रियाएं भी कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणार्थक क्रियाओं पर परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे। दूसरी है संयुक्त क्रियाएं, तीसरी है अनुकरणात्मक क्रियाएं जो अनुकरण के आधार पर बनती हैं, और चौथी है नाम धातु क्रियाएं। अब बात आती है प्रेरणार्थक क्रियाओं की। प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती है, जब कर्ता कोई भी काम, प्रेरणार्थक शब्द से ही दोस्तों ये पता चल जाएगा आपको कि प्रेरणा देकर, जब किसी भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देकर हम कोई काम करवाते हैं, तो वो जो क्रिया होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। यानी जब कर्ता किसी कार्य को खुद नहीं करता बल्कि किसी दूसरे को प्रेरित करता है उस कार्य को करने के लिए, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मम्मी ने सुधा से कहा कि मोहन को जगाओ, या सुधा ने मोहन को जगवाया, तो यहां सुधा ने स्वयं नहीं जगाया बल्कि किसी और से कहकर मोहन को जगवाया, तो यानी किसी अन्य व्यक्ति को मोहन को जगाने की प्रेरणा दी। तो यहां पर जगवाया जो शब्द है वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो चलिए प्रेरणार्थक क्रियाएं, अब वो वहां ल क्यों आया था उसकी चर्चा यहाँ प्रेरणार्थक क्रियाओं में हम करने वाले हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं में सबसे पहली बात क्या होती है, आ लगती है। जैसे कर मूल धातु है तो उससे करा, सुन से सुना, यानी पहला परिवर्तन जो क्रिया में आएगा वो क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रियाओं में आ प्रत्यय जुड़ेगा, आ शब्दांश जुड़ेगा, यानी कर से करा, सुन से सुना। प्रेरणार्थक क्रियाओं में वा लगता है, क्योंकि हम किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं उस काम को कराने की, तो दूसरा बिंदु क्या है, उसमें वा लगता है। जैसे कर से करवाना, जैसे कर से करा तो आ लगने से बन गया, लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं यह कार्य उससे करवाती हूं, मैं उससे खाना बनवाती हूं, तो बन जो शब्द है उसमें वा प्रत्यय, वा शब्दांश जुड़ा, यानी मैं स्वयं खाना नहीं बना रही हूं बल्कि किसी और से बनवा रही हूं, यानी प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हो गया। आगे चलते हैं। जैसे सुनवा, हटवा, पढ़वा, ये कुछ शब्द इस प्रकार के बनाकर आपको उदाहरण के तौर पर बताए गए। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्रेरणार्थक रूप लेने पर कभी कभी धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रेरणार्थक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं लेकिन उनके धातु रूप में परिवर्तन कुछ खास होता ही नहीं। जैसे घिसवा, धुलवा, लिखवा, कोई खास परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी प्रेरणार्थक रूप लेने पर धातु में यदि दीर्घ स्वर हो, अब परिवर्तन होता है तो किस प्रकार का होता है, यहां यह समझने की आवश्यकता है। यदि दीर्घ स्वर हो तो वह ह्रस्व हो जाता है, यानी मूल क्रिया है। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं इसको लिख को, लिख मूल शब्द हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए यह है लिखा तो हम क्या कहते हैं, उसने लिखा, तो ये लिखा क्रिया हो गई। लेकिन अगर हम इसको प्रेरणार्थक करते हैं तो हम क्या कहेंगे, उसने लिखवाया।
तो यानी यहाँ ये जो दीर्घ स्वर है, यानी ख में जो आ लगा हुआ है, जो एक बिंदु हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये ह्रस्व स्वर में बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लिख वाया, और वा का प्रयोग हो जाएगा। जो दीर्घ है वो ह्रस्व हो जाएगा तो लिख बन जाएगा, और वा का प्रयोग होगा तो लिख वाया क्रिया प्रेरणार्थक बन जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे काट, का में आ दीर्घ स्वर है, और जब हम इसकी प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे तो या तो कटा या कटवा, इसे कटा या इसे कटवा। नाच से दीर्घ स्वर है, ह्रस्व हो गया नचा या नचवा। आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक धातुओं में ए और दूसरा परिवर्तन क्या होता है, एक तो दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है, दूसरा परिवर्तन होता है ए और आई का जो ह्रस्व रूप है, क्योंकि ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं तो इनका जो ह्रस्व रूप है वो ई होता है। यानी जिस धातु में, जिस क्रिया में ए और आई में से कोई भी एक स्वर मौजूद हो, यानी दीर्घ स्वर मौजूद हो, तो उसका ह्रस्व स्वर होगा तो वो क्या बन जाएगा, ई में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि ओ और औ दीर्घ स्वर हो तो उनके स्थान पर ऊ हो जाएगा। जैसे उदाहरण खेल, खेल में कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर ए, तो खिला, इसको भी खिलाओ। कोई बच्चा, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं और एक बच्चे को खिला नहीं रहे हैं तो वो रो रहा है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं सॉरी, और एक बच्चा उनके साथ खेलना चाहता है और उसे वे नहीं खिला रहे हैं, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर कहे भाई इसे भी अपने साथ खिलाओ, तो खेल शब्द से ह्रस्व स्वर होकर के ई में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से इसको भी खिलवाया, इसको भी खेल खिलवाया। ऐसे ही बैठ में आई स्वर आ गया, यानी दीर्घ स्वर, इससे बन गया बिठा बिठवा। इसी तरीके से मोड़, ओ आ गया, मोड़ से मुड़वा। तौल, तोलना, तराजू से जो हम तौलते हैं, तो तौल से तुलवा, यानी ऊ में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से दीर्घ स्वर ए और आई हो तो उनके ह्रस्व स्वर ई में परिवर्तित हो जाते हैं, और अगर दीर्घ स्वर ओ या औ हो क्रिया में तो वो ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। जिन धातुओं के अंत में दीर्घ स्वर आता है उनमें प्रायः ल जुड़ता है। अभी हमने पढ़ा था, उसमें ल जुड़ा था, मैंने आपसे कहा था कि हम आगे इसको समझेंगे। तो यानी जिन धातुओं के अंत में दीर्घ स्वर आए, कभी प्रारंभ में आता है दीर्घ स्वर, कभी मध्य में आता है और कभी अंत में आता है, तो जब अंत में दीर्घ स्वर आता है तो उसमें ल जुड़ता है। जैसे खा, अंत में आ रहा है तो यानी खिला, इसको भी खाना खिलाओ, इसको भी फल खिलाओ, तो या इसको भी खाना खिलवाओ, तो खिलवा। तो यहां इस तरीके से ल शब्द यहां प्रयोग में लाया जा रहा है, यानी खा धातु से प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जा रही है। इसी तरीके से नहा से नहला या नहलवा क्रियाएं बनती हैं, और ये भी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। अब बात आती है संयुक्त क्रियाओं की, यानी प्रेरणार्थक क्रियाएं वो हो गई जिन क्रियाओं के मूल रूप में कभी आ, कभी दीर्घ का ह्रस्व स्वर होता है, कभी वा जुड़ता है और कभी ल का आगम होता है, यानी ल जुड़ता है। तो उसके निर्माण से जो दूसरे वस्तुओं से, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की जो प्रेरणा दी जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया हो गई संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, जो क्रिया किसी क्रिया अथवा संज्ञा आदि शब्द के साथ दूसरी क्रिया का योग करने से बनती है, वे संयुक्त क्रियाएं होती हैं। यानी संयुक्त क्रिया का मतलब, संयुक्त का मतलब भी हम जानते हैं, अधिक व्यक्तियों का मेल संयुक्त परिवार बनाता है, संयुक्त वाक्य वाक्यों के मेल को मेल बनाते हैं। इसी तरीके से जब क्रिया में दो या दो से अधिक एक और क्रिया मिल गई या कोई संज्ञा शब्द आदि मिल गए, तो उनके योग से जो क्रिया बनती है वह कौन सी कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे करने लग जा, लगना, वह यह कार्य करने लग गया, तो करना तो मूल धातु हो गई, लेकिन संयुक्त क्रिया क्या हो गई, जब उसमें करना क्रिया के साथ में लगना क्रिया और जुड़ गई, यानी दो क्रियाओं के योग से संयुक्त क्रिया बन गई। जा सकना, मार देना, उसने कुत्ते को मार दिया, तो मार क्रिया है ही, उसके साथ दिया क्रिया और जुड़ गई, यानी ये संयुक्त क्रिया हो गई। इनमें करने, जा और मार क्रियाओं के आगे लगना, सकना, देना आदि क्रियाएं जोड़कर संयुक्त क्रियाएं बनाई गई हैं। आगे चलते हैं। अब संयुक्त क्रियाओं के भी बहुत सारे भेद विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं,
और अर्थ की दृष्टि से अगर बात करें हम, तो दोस्तों संयुक्त क्रिया के 13 भेद माने गए हैं और इन पर प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इन पर ध्यान देंगे। देखिए, जिस क्रिया से किसी भी कार्य के प्रारंभ होने का बोध हो, यानी आरंभ होने का बोध हो, वो क्रिया आरंभ बोधक क्रिया कहलाएगी। और इसमें मूल धातु में ने लगेगा और उसके आगे क्या जुड़ेगा, लगना जुड़ेगा। जैसे वह पढ़ने लगा, तो पढ़ मूल धातु, उसमें ने जुड़ गया और लगा जुड़ गया, यानी ये संयुक्त क्रिया की आरंभ बोधक क्रिया है, क्योंकि इसमें पढ़ना क्रिया की शुरुआत की बात, उसके आरंभ का बोध हमें हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है समाप्ति बोधक, यानी जिन क्रियाओं से किसी भी कार्य के समाप्त होने का बोध हो, वे क्रियाएं समाप्ति बोधक क्रिया कहलाती हैं। इसमें मूल धातु आएगी, उसके बाद चुकना आएगा, यानी पढ़ धातु में हमने ने और लगा लगाया तो आरंभ बोधक क्रिया बनी, लेकिन जब हम पढ़ धातु में चुका लगाते हैं तो क्या बन जाती है, समाप्ति बोधक क्रिया बन जाती है, यानी वह पढ़ चुका, यानी उसने पढ़ने का कार्य समाप्त कर लिया है। तीसरी आकस्मिकता बोधक क्रिया, यानी जिन क्रियाओं से किसी भी कार्य के अचानक घटित होने का बोध हो, उन्हें आकस्मिकता बोधक क्रियाएं कहा जाता है। धातु में ये उठना, बैठना, पढ़ना आदि शब्दों के योग से क्या बनती है, आकस्मिकता बोधक क्रियाएं बनती हैं। जैसे वह रो पड़ा, तो रो क्रिया है, उसके साथ पड़ा क्रिया जुड़ गई, यानी अचानक रो पड़ा। कोई भी व्यक्ति निरंतर लगातार बिना वजह रोता नहीं, लेकिन रोने की जो प्रक्रिया है या हंसने की जो प्रक्रिया है या किसी के कई बार आने की प्रक्रिया है, ये बहुत आकस्मिक होती है, अचानक घटित होती है। तो जब हम आकस्मिकता बोधक वाक्य बनाते हैं तो क्रिया में मूल जो धातु है, धातु रूप है क्रिया का, उसमें पड़ा शब्द जुड़ता है, पड़ा क्रिया जुड़ती है, तब आकस्मिकता बोधक क्रियाएं बनती है। ये तीसरा भेद हुआ। आगे चलते हैं, निरंतरता बोधक क्रिया। अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो लगातार कार्य हो रहा है, उस किसी भी क्रिया के निरंतर संपन्न होने की का बोध कराती हैं, और ये क्रियाएं कैसे बनती हैं, वर्तमान बोधक क्रिया शब्दों में जाना और रहना जुड़ जाता है। जाना जुड़ेगा या रहना जुड़ेगा, कोई भी एक क्रियापद जुड़ेगा, उसके बाद जो संयुक्त क्रिया बनेगी वो निरंतरता बोधक क्रिया बनेगी। जैसे पानी बरसता रहता है या पानी बरसता रहा है, तो बरसता क्रिया हो गई, मूल वर्तमान काल की क्रिया है, वर्तमान का क्रिया रूप हो गया, और रहता है, इसमें ये रहना जुड़ गया, तो इस प्रकार संयुक्त क्रिया हो गई जो इस बात का बोध करा रही है कि पानी निरंतर बरस रहा है, यानी ये कौन सा रूप हो गया संयुक्त क्रिया का, निरंतरता बोधक रूप। अगला बिंदु पर आते हैं। अगला प्रकार है, अगला भेद है अभ्यास बोधक, यानी कोई भी कार्य हम कई बार करते हैं तो एक बार में हम उसमें कुशल नहीं होते, तो हम निरंतर अभ्यास करते हैं, तो वे क्रियाएं जो इस अभ्यास का बोध कराती हैं, वो क्रियाएं अभ्यास बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। और इसमें तो वर्तमान कृदंत लग रहा है, यानी क्रिया वर्तमान की लग रही है, इसमें भूतकाल की क्रिया लगती है और उसमें करना क्रिया जुड़ जाती है। जैसे वह लिखा करता था, यानी वह निरंतर भूतकाल में उसका ये अभ्यास था, लिखने का अभ्यास, उसका बोध करा रही है ये क्रिया, और इसमें लिखा जो कृदंत रूप है भूतकाल का, उसके साथ कर्ता शब्द और जुड़ गया, यानी करना क्रिया और जुड़ गई, तो इस प्रकार ये अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बन गई। अगली है शक्यता बोधक। शक्य का मतलब होता है सामर्थ्य। जो क्रियाएं इस बात का बोध कराएं कि कितनी किस कार्य को करने की क्षमता किस व्यक्ति में है, वो क्रियाएं क्या कहलाती है, शक्यता बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। तो मूल धातु में सकना क्रिया जुड़ती है और उससे शक्यता बोधक क्रियाएं बनती है। जैसे वह पढ़ सकता है, यानी उसकी पढ़ने की सामर्थ्य का बोध करा रही है हमें ये क्रिया, इसलिए ये कौन सी क्रिया हुई, ये शक्यता बोधक क्रिया हो गई। अगले बिंदु पर आते हैं। अगली है अवकाश बोधक क्रिया। अवकाश बोधक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जबकि कोई व्यक्ति चाहकर भी किसी कार्य को कर नहीं पाता, यानी पिछली क्रिया थी शक्यता बोधक क्रिया, और ये है एक तरह से देखा जाए तो अशक्यता बोधक, यानी असामर्थ्य का बोध कराने वाली क्रिया, यानी ऐसा वह व्यक्ति कार्य नहीं कर पाया, इसका जहां बोध होता है उसे कहते हैं अवकाश बोधक क्रिया। इसमें मूल धातु में ने और पाना
लग जाता है। जैसे वह जाने न पाया, यानी वह जा तो सकता था लेकिन वह किसी परिस्थितिवश नहीं जा पाया, तो वह जाने न पाया। तो इसमें जा धातु में पाया जुड़ गया और ये अवकाश बोधक क्रिया का निर्माण हो गया। अब अगली आती है अनिष्टता बोधक क्रिया। अनिष्टता बोधक क्रिया में धातु के साथ यानी मूल धातु के साथ खाना या मारना क्रियाएं लगती हैं। जैसे कुत्ते ने काट खाया, तो काटना मूल धातु रूप हो गया और खाया इसके साथ जुड़ गया, तो इस प्रकार ये बन गई अनिष्टता बोधक। अनिष्ट शब्द को समझ लेंगे दोस्तों, अन प्लस इष्ट, इष्ट का मतलब होता है इच्छा, इच्छित, यानी जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो वो नहीं होता। अन से यानी नकारात्मकता का बोध हो रहा है, यानी जो हम चाहते हैं वैसा जब नहीं होता तो उसके लिए शब्द प्रयोग में लाते हैं अनिष्टता बोधक, अनिष्ट। और ये अनिष्ट शब्द कोई भी मनमाना कार्य न होने का बोधक है अपने मूल रूप में, लेकिन आजकल ये किसी भी दुर्घटना, किसी भी बुरे कार्य के, किसी भी बुरी घटना के घटित होने का बोध कराने लगा है, यानी इस अर्थ में ये रूढ़ हो गया है। यानी जिन क्रियाओं से किसी भी अनिष्ट के होने का बोध हो उन्हें अनिष्टता बोधक क्रियाएं कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं कैसे बनती हैं? धातु के मूल रूप में खाना और मारना क्रियाएं बन करके, लग करके बनती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कुत्ते ने काट खाया। अगली क्रिया है इच्छा बोधक क्रिया। ये धातु के मूल रूप में ना और चाहना क्रियाएं मिलकर के बनती है। जैसे वह जाना चाहता है, तो यहां पर उसकी जाने की जो इच्छा है उसका ये क्रिया बोध करा रही है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ये इच्छा बोधक क्रिया हो गई। आगे चलते हैं। अगली क्रिया है अनुमति बोधक क्रिया। इसमें अनुमति, किसी से भी हम जब अनुमति चाहते हैं तो उस अनुमति का बोध कराने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें अनुमति बोधक क्रियाएं कहते हैं। मूल धातु में ने और देना क्रियाएं जुड़ने से ये क्रिया बनती है। जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे टीवी देखने दो, किसी भी प्रकार का जो अनुमति का बोध कराने वाली ये क्रियाएं हैं वे धातु के मूल रूप में ने और देना के योग से बनने वाली क्रियाएं हैं। अगला है आवश्यकता बोधक क्रिया। आवश्यकता बोधक क्रिया मूल धातु में ना और पढ़ना क्रियाओं के योग से बनती है। इसमें पढ़ना के अलावा चाहिए और होना शब्दांशों यानी क्रियापदों का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे यह कार्य मुझे करना पड़ेगा, या मुझे जाना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह जब प्रयोग में लाए जाते हैं तब वे इच्छाएं कौन सी तब वे क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? आवश्यकता बोधक क्रियाएं, क्योंकि वे हमारी आवश्यकताओं का बोध कराती हैं। अगली क्रिया हुई अतिशयता बोधक क्रिया। अतिशयता बोधक यानी किसी भी कार्य पर बहुत अधिक बल देना है और उसकी अधिकता को सूचित करना है, ऐसा संकेत देने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो अतिशयता बोधक क्रियाएं कहलाती हैं। एक ही और इस कार्य को करने के लिए किसी भी क्रिया को दोहराया जाता है। द्विरुक्ति, द्विरुक्ति का अर्थ होता है किसी भी क्रिया शब्द को दो बार बोलना। द्विउक्ति कैसे? जैसे वह पढ़ते पढ़ते थक गया। तो अब देखिए, पढ़ मूल है, उसमें ते जुड़ गया, पढ़ते पढ़ते थक गया, दो बार क्यों कहा? अगर हम कहते हैं कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वाक्य है, तो पढ़ते सो गया, तो वाक्य में दम नहीं आएगा। जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त नहीं होगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि वह पढ़ते पढ़ते सो गया, इसका मतलब है कि वह बहुत अधिक पढ़ रहा था और पढ़ते निरंतर बहुत अधिक लंबे समय तक पढ़ने के कारण वो थक गया और थक करके सो गया। यानी पढ़ने की क्रिया की अतिशयता का बोध करा रही है यहां पढ़ना क्रिया की दो बार उक्ति, दो बार कथन। तो इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई? अतिशयता बोधक क्रिया। इसे पहचानना बहुत आसान है। जहां कहीं भी दो बार एक ही क्रिया दोहराई जाए वहां समझ लीजिए कि अतिशयता बोधक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। आगे चलते हैं। जैसे एक और उदाहरण, वह बैठे बैठे थक गई, तो यहां बैठना क्रिया है, वह बैठ गई, बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन जब हम कहते हैं वह बैठे बैठे थक गई, इसका मतलब है कि वह बहुत अधिक लंबे समय तक लगातार बैठी रही, इसलिए थक गई। तो अतिशयता का बोध करा रही है ये क्रिया। अब
जो 13वां भेद है वो है संज्ञा आदि के साथ प्रयुक्त संयुक्त क्रियाएं। इनमें संज्ञा आदि का अर्थ प्रधान रहता है, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं संयुक्त क्रियाएं जो संज्ञा आदि शब्दों के साथ प्रयोग में लाई जाती हैं और इनमें क्रियाएं केवल सहायक के रूप में कार्य करती हैं। संज्ञा शब्दों का जो अर्थ है वही मूल प्रधान अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है। जैसे उसने अतिथि का आदर किया, तो आदर ये संज्ञा शब्द है, इसी का अर्थ ये जो क्रिया है किया, जो क्रिया है वो दे रही है, यानी स्वतंत्र रूप से उसने अतिथि का किया तो कोई वाक्य ही नहीं बनेगा। तो मुख्य अर्थ कौन सा प्रधान हुआ? आदर शब्द का, आदर जो संज्ञा शब्द है उसका अर्थ प्रधान हुआ। तो ऐसी जो क्रियाएं बनती हैं संज्ञा आदि के साथ प्रयुक्त होकर के जो क्रिया शब्द बनते हैं वे भी संयुक्त क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। ये भी एक भेद माना गया है। जैसे राकेश ने बेसहारा बालक को अपना लिया। अब ये अपनाना क्या है? अपना क्या है? ये है निजवाचक सर्वनाम, आपको याद होगा, लेकिन यहां पर क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अपना लिया यानी स्वीकार कर लिया के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, यानी ये सर्वनाम शब्द से बनी हुई क्रिया हो गई। इसी तरीके से सामान भस्म हो गया, वह ढीला पड़ गया। तो इस प्रकार इन शब्दों के अर्थ इन वाक्यों में प्रधान है और हो गया और पड़ गया ये जो क्रिया शब्द प्रयुक्त हुए हैं वे इनके सहायक शब्दों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि संज्ञा आदि शब्दों के साथ क्रियापद जुड़ने से जो संयुक्त क्रियाएं बनती हैं उनमें संज्ञा आदि शब्दों का अर्थ ही वाक्य का मूल अर्थ होता है, यानी क्रियापद केवल सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आगे चलें। अब कुछ विद्वानों ने संरचना और प्रयोग के आधार पर संयुक्त क्रिया के 4 भेद माने हैं। देखिए अभी तक हमने 13 भेदों की चर्चा की, वो भी संयुक्त क्रिया के भेद थे, लेकिन कुछ अन्य विद्वान, मैंने आपसे चर्चा की थी कि अलग अलग प्रकार से विश्लेषण किया गया है अलग अलग बिंदुओं का, तो कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो संरचना और प्रयोग के आधार पर केवल क्रिया के 4 ही भेद बताते हैं संयुक्त क्रिया के। कौन से? मुख्य क्रिया, जो क्रिया वाच्य में निहित मुख्य अर्थ को व्यक्त करती है वो मुख्य क्रिया। जैसे उसकी आंखें भर आईं, तो यहां पर भर मुख्य क्रिया है और आई क्या है? सहायक क्रिया। तो ये हो गई मुख्य क्रिया। उसने प्रश्न लिख लिया, लिखना मुख्य क्रिया है, क्योंकि अगर हम लिखना और भरना को हटा दें तो वाक्य बिल्कुल बिखर जाएगा। उसकी आंखें आई, कोई वाक्य का अर्थ ही नहीं बनेगा। उसने प्रश्न लिया, कोई अर्थ, निश्चित अर्थ का बोध हमें नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये इस तरह से हम क्रिया शब्द पर प्रश्न करके अपने मन में ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी इसमें मुख्य क्रिया है और इस वाक्य में मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। तो यहां इन वाक्यों में भर और लिख मुख्य क्रियाएं हैं, क्योंकि ये वाक्य में निहित, ये वाच्य नहीं है दोस्तों, ये वाक्य है। वाक्य में निहित मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाली क्रियाएं हैं, इसलिए ये मुख्य क्रियाएं कहलाएंगी। आगे चलें। अब दूसरी आती है सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायता करे वो सहायक क्रिया। जैसे उसने प्रश्न लिख लिया, तो लिख के साथ में लिया जुड़ गया, तो ये तो हो गई सहायक क्रिया और ये हो गई मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया को गौड़ क्रिया भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब तीसरी जो क्रिया आती है संयुक्त क्रिया का भेद तीसरा, संयोजी क्रिया। संयोजी क्रिया कौन सी होती है? जो मुख्य क्रिया के साथ मिलकर अन्य वाक्यों के साथ, अन्य शब्दों के साथ संयोजन करने का कार्य करती है, यानी संबंध स्थापित करने का काम करती है, उसे संयोजी क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसे संयुक्त रूप प्रदान करने वाली जो क्रियाएं हैं वो संयोजी क्रियाएं कहलाती हैं। मुख्य क्रिया के आरंभ, अभ्यास, सातत्य आदि को सूचित करती है, यानी मुख्य क्रिया कब आरंभ हो रही है, कब वो अभ्यास बोधक है, कब वो निरंतरता बोधक है, इसकी सूचना देती है, इसका बोध कराती है। सूचित करती है का मतलब क्या हुआ? इसका बोध कराती है कौन सी क्रियाएं? संयोजी क्रियाएं, जिनके विषय में हम पहले भी 13 भेदों में पढ़ चुके हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने संयुक्त क्रिया के जिन 13 भेदों की चर्चा की है उन्हें इन विद्वानों ने अधिकांशतः संयोजी क्रिया में शामिल कर लिया है। यानी जो 13 भेद हमने संयुक्त क्रिया के पढ़े, निरंतरता बोधक, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक आदि,
उन सबको लगभग इस संयोजी क्रिया में इन विद्वानों ने शामिल किया है। डॉक्टर हरदेव बाहरी 13 भेद बताते हैं संयुक्त क्रिया के, और ये जो दूसरे विद्वानों का वर्ग है वो 4 भेद बताता है संयुक्त क्रिया के, और उसमें संयोजी क्रिया में अधिकांशतः वह 13 भेद शामिल कर लिए गए हैं। अब आती है तीसरी, रंजक क्रिया। मूल क्रिया के अर्थ को जो विशिष्टता प्रदान करे क्रिया, उसे रंजक क्रिया कहते हैं। जैसे वह बैठा है, बैठा एक सामान्य सी क्रिया है, हाँ वह बैठा है, लेकिन अगर हम कहते हैं वह सब कुछ गंवा बैठा है, तो यहां पर बैठने का अर्थ गंवा शब्द के साथ मिलकर के बिल्कुल भिन्न अर्थ देता है। यानी इसमें यह भाव निहित है दोस्तों कि वो अपना सब कुछ लुटाकर, अपना सब कुछ खोकर उदास और निराश मन से बैठा है। इस भाव की अभिव्यक्ति पहले वाक्य में नहीं हो रही, वह बैठा है में नहीं हो रही, इसलिए वो क्या है, सामान्य क्रिया है। लेकिन यहां ये रंजित हो गई, किस भाव से, वह जो बैठा है व्यक्ति सब कुछ गंवाकर, उसकी उदासी, उसके हृदय में स्थित निराशा के भाव से रंजित होकर के ये विशिष्ट क्रिया बन गई। यानी मूल क्रिया के अर्थ को यहां विशिष्टता प्राप्त हुई, इसलिए ये कौन सी क्रिया हो गई, ये हो गई रंजक क्रिया। रंजक क्रिया का अर्थ हुआ भावों से वाक्य में या क्रिया शब्द में विशेष भाव का रंग देने वाली, संचार करने वाली, अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायता करने वाली क्रिया। आगे चलते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति मर गया, सामान्य क्रिया। वह संपत्ति में अपना हक लेकर ही मरा, हक लेकर मरने का मतलब क्या है कि सचमुच में नहीं मर गया, लेकिन उसने अपना पीछा उसका तभी छोड़ा उस कार्य का जबकि उसे अपना हक, जिसके लिए वो लड़ रहा था, वो मिल गया। यानी उसने पीछा ही तब छोड़ा जबकि उसे अपना हक मिल गया। यानी ये यहां मरा, हक लेकर ही मरा, ये एक रंजक क्रिया हो गई। अब तीसरा भेद बताया गया है यहां पर, अनुकरणात्मक क्रियाएं। तीसरा भेद आया है यहां पर दोस्तों, अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण पर बनने वाली क्रियाएं। बहुत सारी इस संसार में गतिविधियां होती रहती हैं, पशु पक्षियों के जगत में भी होती हैं और भौतिक जगत में भी होती हैं, लेकिन उन ध्वनियों को सुनकर, उन क्रियाओं के से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियां हैं, उनके अनुकरण पर हम जिन क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं वे क्रिया शब्द कहलाते हैं अनुकरणात्मक क्रियाएं। किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण पर बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रियाएं। जैसे खटखट, खटखट की ध्वनि, जब हम दरवाजे पर खटखटाते हैं तो वो खटखट की ध्वनि होती है, और उस खटखट की ध्वनि को सुनकर हमने क्रिया अनुकरण करके क्या बना ली, उस ध्वनि का अनुकरण करके खटखटाना, और हम कहने लगे कोई द्वार खटखटा रहा है, तो ये खटखट की जो ध्वनि थी उसके अनुकरण से खटखटाना क्रिया बन गई। आगे चलें। इसी तरह से थरथर, थरथर कांपने के की ध्वनि के रूप में प्रयुक्त है, लेकिन थरथर की ध्वनि संभवतः मैंने तो नहीं सुनी। इसका मतलब क्या है, ये कल्पित ध्वनि है। कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो वास्तव में इस जगत में होती हैं, और कुछ कल्पित ध्वनियां भी होती हैं जिनका अनुकरण करके हम क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से थपथप, जब भी कोई माँ अपने बच्चे को थपथपाकर सुलाती है तो थपथप की ध्वनि आती है, तो उस थपथप की ध्वनि का अनुकरण करके हमने कौन सी क्रिया बना ली, थपथपाना। उसने थपथपाया, उसने बच्चे को, बालक को थपथपाया, तो यहां पर थपथपाया क्रिया हो गई। अब चौथा वर्ग जो आता है, चौथा जो भेद आता है वो है नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, वो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। देखिए दोस्तों, यहां मैं आपको इतनी सारी क्रियाएं बता रही हूं, लेकिन विशेष तौर पर प्रेरणार्थक क्रियाएं और नाम धातु क्रियाएं और संयुक्त क्रियाएं, इन तीनों को तो आप मोटे तौर पर समझ ही लीजिए, क्योंकि इनके वाक्य अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और क्रिया का भेद भी पूछ लिया जाता है। तो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती है क्रियाएं, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे बात, वह बात करती है, तो बात जो है वो एक संज्ञा शब्द हो गया, लेकिन जब हम कहते हैं कि वह अपनी सखी से बतियाती है,
तो यहां इस बात संज्ञा शब्द से हमने प्रत्यय जोड़ करके बतियाना क्रिया बना ली। तो ये संज्ञा शब्द से बनी हुई क्रिया का उदाहरण हो गया। इसी तरह से अपना एक निजवाचक सर्वनाम है, और जब हम अपनाना क्रिया का प्रयोग करते हैं तो एक क्रिया बन जाती है, जैसे मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया या उसने वैष्णव धर्म अपनाया। तो यहां अपनाना, अपना जो क्रिया सर्वनाम था उससे अपनाना क्रिया बन गई। इसी तरह से 60 संख्यावाचक विशेषण, उससे सठियाना क्रिया बन गई, वह सठिया गया है। जब भी कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो हम अक्सर उससे उसके व्यवहार में विचित्रता आते देखकर कहते हैं सठिया गया है। तो यानी हम 60 जो संख्यावाचक विशेषण है उससे सठियाना क्रिया बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्रियाएं हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनती है, वे कहलाती हैं दोस्तों नाम धातु क्रियाएं। इसी तरह से गर्म, गर्म विशेषण है, गर्म चाय, गर्म पानी, गरम गरम पकौड़ी, गरम गरम खाना, कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे गर्माना क्रिया बन गई। कर्म के आधार पर विद्वानों ने क्रिया के दो अन्य भेदों की चर्चा की है, जिन पर प्रश्न बहुत अधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म, इसमें कर्म शब्द इन दोनों क्रियाओं में मूल है। क्यों? क्योंकि ये भेद ही कर्म के आधार पर किए गए हैं। तो जिसमें अ निषेधवाचक है, तो जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया, जो कर्म के साथ है वो सकर्मक क्रिया। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी जो कर्म से रहित होती है, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। आगे चलते हैं। जैसे ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं, उठ, चल, बैठ, सो, रो, हंस, उड़, उछल, दौड़ आदि। अब कैसे पहचान होगी? तो देखिए, अगर मैं एक वाक्य बोलती हूं वह सेब खाती है, तो जो खाना क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सेब पर पड़ रहा है, क्योंकि खाया क्या जा रहा है? सेब खाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो खाना क्रिया है वो कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया, क्योंकि सेब खाने का कर्म यहां पर निहित है। लेकिन जब मैं कहती हूं कि चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया कहीं भी उड़े, उस उड़ना जो क्रिया है उसका फल किसी कर्म पर नहीं पड़ता। आकाश में अगर चिड़िया उड़ती है तो आकाश के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पर पड़ता है? चिड़िया पर पड़ता है, और चिड़िया ही वो व्यक्ति है, वो प्राणी है जो उड़ने का कार्य कर रही है, यानी कि कर्ता है। तो यानी फल कहां पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है क्रिया का। तो जब क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो समझ लीजिए अकर्मक, क्योंकि कर्म वहां है ही नहीं, और जब कर्म पर पड़े तो समझ लीजिए सकर्मक, क्योंकि वहां प्रभाव क्रिया का किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। तो ये एक मोटी मोटी पहचान है जिसको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अकर्मक क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, बता दिया। जैसे सिपाही, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, सिपाही चोर को पकड़ता है, वाक्य में पकड़ क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सिपाही पर पड़ रहा है? नहीं, सिपाही तो करता है, पकड़ा कौन जा रहा है? चोर। तो पकड़ करके थाने में किसको लाया जा रहा है? चोर को। तो फल किस पर पड़ा? कर्म का, पकड़ने का जो क्रिया है उसका फल किस पर पड़ा? चोर पर पड़ा। तो ऐसी स्थिति में यहां चोर क्या हो गया? कर्म हो गया, और इसलिए यह क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। अब मैं कहूं कि सिपाही दौड़ता है, तो दौड़ने का कार्य करने वाला कौन है? सिपाही। तो दौड़ना क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? सिपाही पर, क्योंकि सिपाही दौड़ेगा तो पसीना भी उसी को आएगा, हांफेगा भी वही, यानी पूरा का पूरा असर सिपाही पर पड़ेगा। यानी ये कौन सी क्रिया हो गई? ये हो गई अकर्मक क्रिया। किंतु बालक पलंग पर सोता है, एक और उदाहरण, वाक्य में सोता क्रिया का फल पलंग पर नहीं बल्कि बालक पर पड़ रहा है। क्या हम जब पलंग पर सोते हैं तो पलंग पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति में बालक पलंग पर सोता है, तो सोने की जो क्रिया है उसका फल किस पर पड़ रहा है? बालक पर पड़ रहा है। हम सोते हैं तो हमें आराम हम ही को मिलता है, तो यानी कर्ता, सोने वाला जो है, सोने का कर्म करने वाला जो व्यक्ति है, वही प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन सी क्रिया हो गई? ये हो गई अकर्मक क्रिया। अब बात आती है सकर्मक क्रिया को और अधिक विस्तार से, यानी कर्म के साथ प्रयुक्त जो क्रिया है वो सकर्मक क्रिया। मोटे तौर पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, समझा चुकी हूं मैं। जहां कर्ता पर पड़े वो अकर्मक, जहां कर्म पर पड़े वो सकर्मक। रमा सेब खाती है, उदाहरण मैं आपको समझा चुकी हूं। आगे चलते हैं। डाकिया डाक लाता है। अब यहां डाक क्या है? कर्म, क्योंकि डाक
लाई जाती है, जिसकी चिट्ठी आई है उसके घर तक पहुंचाने का कार्य करता है डाकिया, लेकिन पहुंचता कौन है? डाकिया के साथ पहुंचता क्या है? डाक। और जिसकी डाक है उसको डाकिया से मतलब नहीं होता, और किससे मतलब होता है? डाक से मतलब होता है। यानी कर्म का, क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, यानी डाक पर पड़ रहा है। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर, विद्यार्थी पर नहीं, क्योंकि पढ़ी क्या जा रही है? पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। उक्त सभी वाक्यों में क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, अतः सकर्मक क्रिया। वाक्य की क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर यदि सटीक उत्तर मिले तो मान लीजिए सकर्मक क्रिया है, और अगर सटीक उत्तर ना मिले तो मान लीजिए अकर्मक क्रिया है। आगे चलते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, राधा पत्र पढ़ती है। हम प्रश्न करते हैं राधा क्या पढ़ती है? उत्तर मिलता है पत्र पढ़ती है, यानी सकर्मक क्रिया। राधा नाचती है। हम प्रश्न करते हैं राधा क्या नाचती है? कोई उत्तर नहीं मिलता, यानी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाओं को सकर्मक क्रियाओं में बदलने के लिए उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया में बदला जाता है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। जैसे यदि राधा नाचती है, यह अकर्मक क्रिया है, हम इसको प्रेरणार्थक क्रिया में कर ले तो क्या हो जाएगा? वा शब्दांश जुड़ेगा, यानी या आ जुड़ेगा, जैसे राधा सुधा को नचाती है, तो आ जुड़ गया, प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। नाचती है से नचाती है, स्वर का ना जो स्वर है दीर्घ स्वर था उसका ह्रस्वीकरण होगा, प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। और क्या हो गई ये? क्योंकि कर्म इसमें शामिल हो गया, नचाने का जो कार्य है वो करने वाली राधा है, लेकिन फल किस पर पड़ रहा है? सुधा पर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो गई? ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। तो यानी प्रेरणार्थक क्रियाओं में बदलना पड़ता है जब हम अकर्मक क्रिया को सकर्मक में बदलना चाहे तो। आगे चलें, मोहन गिरता है, अकर्मक क्रिया। रंजन मोहन को गिराता है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि गिराता प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। इसी तरीके से पूर्वकालिक क्रिया भी क्रिया का एक भेद माना जाता है। किसी वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग जब हो और दूसरी क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न हो दोस्तों, उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व काल में घटित हुई क्रिया, की गई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राधा खाना खाकर सो गई, खाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि खाना खाने के बाद उसने कौन सी क्रिया संपन्न की? सोने की क्रिया संपन्न की। तो सोना बाद की क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हो गई खाकर। इसी तरह से खाकर, आगे चलें, बच्चे पढ़कर खेलने चले गए, तो पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया हो गई और खेलने चले गए बाद की क्रिया हो गई। मूल धातु में के, कर और कर के जोड़ने पर पूर्वकालिक क्रियाएं बनती हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। पूर्वकालिक क्रियाओं पर भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब आता है हमारे आज के सत्र का दूसरा बिंदु, अव्यय। अव्यय जिसका व्यय न हो या जो खर्च न हो, अर्थात जिसके रूप में लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, यानी जिसे हम अविकारी के नाम से भी जानते हैं। लिंग वचन कारक आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जब उसका मन चाहेगा तब वे आएंगे, जब उनका मन चाहेगा तब वे आएंगे। तो जब और तब को हम किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लें, किसी भी लिंग के साथ, किसी भी कारक के साथ, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी तरीके से वह कहां गई थी, अगर हम इसका लिंग परिवर्तन करके वह कहां गया था कर लें तो क्रिया तो बदल जाएगी, लेकिन कहां शब्द वैसा का वैसा रहेगा। यानी ये जितने भी रेखांकित शब्द हैं दोस्तों, ये सब क्या है? अव्यय हैं। मैं भी आपके साथ भोजन करूंगा, मैं भी आपके साथ भोजन करूंगी, मैंने भी उनके साथ भोजन किया, कोई भी काल हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, भी वैसा का वैसा ही रहेगा। अभी वहां जाना संभव नहीं, तो अभी वहां मैं नहीं जा सकता, कोई भी रूप हो, अभी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये जितने भी रेखांकित शब्द हैं दोस्तों, ये कहलाएंगे अव्यय, क्योंकि लिंग वचन और कारक के अनुसार इनके रूप में कोई विकार, कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं हो रहा है।
राधा और कृष्ण की जोड़ी अमर है, यहां पर और जो है वो भी एक अव्यय है यानी अविकारी शब्द है। अब कुछ एक बातें जो जाननी चाहिए। पहली बात जो मैं आपको बता चुकी, सभी रेखांकित शब्द अव्यय है। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुकी। अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर उसे भी अव्यय बना देते हैं, यानी अव्यय कई बार कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जिनको किसी और शब्द के, अच्छे भले शब्द के साथ जोड़ा जाता है जो कि विकारी है, लेकिन वे उसके रूप को भी बदलकर अव्यय बना देते हैं, जैसे भरपेट। तो पेट जो है वो एक संज्ञा शब्द हो गया, लेकिन उसके आगे भर अव्यय जुड़ गया, तो भरपेट चाहे किसी भी लिंग वचन और कारक के साथ इस्तेमाल हो, भरपेट तो भरपेट ही रहेगा। चाहे राधा भरपेट खाना खाए, चाहे श्याम भरपेट खाना खाए, भरपेट में लिंग वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कई बार अव्यय किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ करके उसे भी अव्यय बना देते हैं। इसी तरह से प्रतिवर्ष, वर्ष संज्ञा शब्द है, लेकिन प्रति जुड़ने के बाद ये अव्यय हो गया। यथा संभव, संभव शब्द है और उसके साथ यथा अव्यय जुड़ने से ये पूरा का पूरा शब्द क्या हो गया, अव्यय हो गया, यानी लिंग वचन और कारक के अनुसार इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। आगे चलते हैं, अव्यय के भेद पर बात करते हैं। अव्यय के 5 भेद सर्वमान्य रूप से माने गए हैं। क्रिया विशेषण, जिन पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्रिया विशेषणों की। क्रिया विशेषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमा धीरे धीरे चलती है, तो चलती है क्रिया है, और कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, यानी उसकी चलने की क्रिया की विशेषता ये धीरे धीरे शब्द बता रहा है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्रिया विशेषण। अब क्योंकि इसके रूप में, धीरे धीरे शब्द के रूप में लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए ये अव्यय हो जाएगा। आगे चलें, वह कल अवश्य आएगा, तो अवश्य शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, आने के निश्चयात्मकता का बोध करा रहा है ये शब्द, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा। क्रिया विशेषण के भेदों पर बात करते हैं। रूप, प्रयोग और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के विद्वानों ने बहुत सारे भेद किए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम रूप के आधार पर क्रिया विशेषणों के भेद की चर्चा करते हैं। रूप के आधार पर विद्वानों ने क्रिया विशेषण के 3 भेद माने हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और कारण क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण कौन से होंगे, जो मूल क्रिया धातु से यानी धातु शब्दों से जुड़े हुए विशेषण है, वे मूल क्रिया विशेषण कहलाएंगे, जो अन्य शब्दों के योग से बनते ही नहीं, क्योंकि जो योग से बनेंगे अन्य शब्दों के योग से, वे तो यौगिक क्रिया विशेषण होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, जैसे अचानक, फिर, पुनः, ठीक, नहीं, ये सब जो क्रिया विशेषण है, ये सब कैसे हैं, मूल क्रिया विशेषणों की श्रेणी में आते हैं। क्यों, क्योंकि इनका निर्माण अन्य शब्दों के योग से नहीं हुआ है। दूसरा बिंदु है यौगिक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया विशेषण का दूसरा भेद है यौगिक क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण कौन से होते हैं, जो प्रत्यय और क्रिया के योग से बनते हैं, वे यौगिक क्रिया विशेषण हो जाते हैं। कई बार इनमें अन्य शब्द, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द भी जुड़ जाया करते हैं, जैसा कि आपने भरपेट आदि में देखा था पहले उदाहरण, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन, घर बाहर, बाहर भीतर, हरेक, जहां तहां, इधर उधर, यथाक्रम, ये सब कैसे हैं, 2 शब्दों के योग से बने क्रिया विशेषण है। और इन क्रिया विशेषणों की खास बात यह है कि ये वाक्य में किसी भी लिंग, वचन और कारक के साथ इस्तेमाल किए जाएं, इनके रूप में कोई परिवर्तन, कोई विकार उत्पन्न होता ही नहीं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये यौगिक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इसलिए क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये 2 के योग से बने हैं। तीसरा, कारण क्रिया विशेषण, किसी विशेष कारण या उद्देश्य से जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, वे कारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह क्या खाक पढ़ेगा, यानी जो खाक शब्द है वो उसके पढ़ने की विशेषता बता रहा है, लेकिन किसी खास कारण से। क्यों, क्योंकि उसकी पढ़ने में रुचि नहीं है और वह पढ़ने में समर्थ नहीं है, इसलिए वह क्या खाक पढ़ेगा कहकर उसकी इस असमर्थता की ओर संकेत किया जा रहा है, यानी किसी एक खास कारण से इस क्रिया विशेषण का प्रयोग पढ़ना के साथ किया गया है। तो ये हुआ कारण क्रिया विशेषण। जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, वैसे तो सिर क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन यहां सिर चाटोगे का अर्थ कुछ और ही हो गया।
और ये किसी एक कारण से, यानी कि मुझे परेशान करोगे, तंग करोगे, ऐसे इसका भाव यहां पर ये निहित है, तो ऐसी स्थिति में ये कारण क्रिया विशेषण हो गया। प्रयोग के आधार पर भी क्रिया विशेषण के 3 भेद बताए गए हैं। पहला साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा अनुबद्ध क्रिया विशेषण और तीसरा संयोजक क्रिया विशेषण। तो साधारण क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता और वाक्य में से उन्हें हटा भी दिया जाए तो भाव अवश्य थोड़ा प्रभावहीन हो जाता है, लेकिन वैसे वाक्य की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आह मैं क्या करूं, तो यहां पर ये जो आह शब्द है ये बता रहा है कि जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो किसी कारणवश दुखी है, उसे कोई उपाय, निरुपाय है, उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन अगर हम इस आह को हटा दें दोस्तों, तो भी वाक्य की संरचना तो ठीक है, मैं क्या करूं, यानी एक वो स्थिति जिसमें अनिर्णय की स्थिति यहां पर अभिव्यक्त हो रही है, लेकिन उस अनिर्णय की स्थिति के साथ जो पीड़ा छिपी हुई है, जो आह शब्द से आती है, वो आह शब्द की पीड़ा यहां से लुप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये क्रिया विशेषण वो क्रिया विशेषण होते हैं जो भावों को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त तो करते हैं, लेकिन वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका वाक्य से भावात्मक अर्थ में संबंध होता है, लेकिन वाक्य की संरचना में संबंध खास नहीं होता, यानी भाव को ये प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले क्रिया विशेषण होते हैं। आगे चलें। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जब हम किसी निश्चित, किसी खास विचार, किसी खास अवधारणा या किसी खास निश्चय की ओर संकेत करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग करते हैं क्रिया के साथ, क्रिया विशेषण के रूप में, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुबद्ध क्रिया विशेषण। यानी अनुबद्ध यानी बंधा हुआ, यानी किसी निश्चित धारणा को, किसी निश्चित मनोभाव को, किसी निश्चित अवधारणा को स्पष्ट करने में सहायता देने वाले जो क्रियाओं के साथ युक्त विशेषण होते हैं, वे क्रिया विशेषण अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने उन्हें देखा तक नहीं, तो देखिए अब मैं अगर ये तक हटा दूं, एक बार के लिए तक को हटा दीजिए, मैंने उन्हें देखा नहीं, एक बहुत साधारण सा वाक्य है, लेकिन जब मैं कहती हूं मैंने उन्हें देखा तक नहीं, तो मेरी बात में एक अलग ही वजन आता है। तो ये हुआ, मैं ये बताना चाहती हूं कि मैंने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, यानी मैं अपने किसी निश्चय, किसी खास मनोभाव को स्पष्ट करना चाह रही हूं। इसलिए ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? तक। ये हो गया अनुबद्ध क्रिया विशेषण। यह तो बड़ी विचित्र बात है, यह विचित्र बात है, बहुत साधारण सा कथन हो गया, लेकिन जब मैं कहती हूं यह तो बड़ी विचित्र बात है, यानी विचित्रता कुछ सीमा से हटकर है, इस बात का बोध यहां पर हो रहा है, यानी मैं उस विचित्रता की, अतिशयता की ओर संकेत कर रही हूं, इसलिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण हो गया। तीसरा आता है संयोजक क्रिया विशेषण। किसी अन्य कथन के संयोजन के लिए जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। आगे चलें। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो यहां जहां और वहां, इन दोनों क्रिया विशेषणों के द्वारा ये जो वाक्य है, जहां न पहुंचे रवि एक छोटा वाक्य, वहां पहुंचे कवि एक और छोटा वाक्य, इनको किसके द्वारा जोड़ा गया है, किसके द्वारा संयोजित किया गया है? जहां और वहां क्रिया विशेषणों के द्वारा। तो ये हो गए संयोजक क्रिया विशेषण, जहां वहां के द्वारा इन कथनों का संयोजन किया गया है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आप अच्छी तरह से इन क्रिया विशेषणों को समझ पाएंगे। स्थानवाचक, जो स्थान और दिशा की सूचना देने वाले विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, वो स्थानवाचक होते हैं। जैसे यहां, वहां, ऊपर, नीचे आदि। तो यहां मत आओ, तो यानी हम किसी निश्चित स्थान की ओर संकेत करके यहां शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी स्थान सूचक क्रिया विशेषण हो गया। जब मैं कहती हूं वहां जाना तुम्हारे लिए अनिवार्य है, यानी मैं किसी निश्चित स्थान, किसी निश्चित दिशा की ओर संकेत कर रही हूं, तो वहां शब्द हो गया स्थान और दिशा का सूचक। इसी तरह से ऊपर और नीचे शब्द भी हैं। दूसरा आता है कालवाचक, यानी जो समय का बोध कराते हैं, जो काल क्रिया विशेषण शब्द, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, अब, कब, निरंतर, अभी। मैं अभी वहां जाना चाहती हूं, तो कौन से समय का बोध हो रहा है? अभी का बोध हो रहा है, इसी समय का बोध हो रहा है। यानी मैं कल वहां जाना चाहती हूं, तो ये कल शब्द से किस
अगले दिन के समय का बोध हो रहा है, तो यानी ये कौन सा क्रिया विशेषण हुआ? कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी जो क्रिया विशेषण शब्द किसी खास समय की ओर संकेत करें, बोध कराएं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। आगे चलें। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण शब्द का मतलब होता है मात्रा। तो जो क्रिया विशेषण किसी मात्रा की को बताते हैं, उसका बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी परिमाण का बोध करने वाले, कराने वाले क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और इनके 5 भेद माने गए हैं। अधिकता बोधक, यानी कोई भी वस्तु हमारे पास बहुत अधिक है तो हम कहते हैं अधिक है, खूब है, बहुत है, अतिशय है। यानी अधिकता का ये सारे के सारे शब्द किसी वस्तु के बहुत अधिक मात्रा में होने की ओर हमें संकेत कर रहे हैं, हमें बोध करा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये सभी शब्द अधिकता बोधक क्रिया विशेषण हैं। जब मैं कहती हूं मेरे पास समय बहुत है, पर्याप्त है, तो बहुत शब्द मेरे समय की अधिकता की ओर, समय के परिमाण की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और उसमें भी कौन सा भेद? अधिकता बोधक क्रिया विशेषण। अब न्यूनता बोधक, जहां कमी का बोध हो जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, न्यून मतलब होता है कमी, तो न्यूनता का बोध हो, वहां न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण। जैसे थोड़ा रुक जाइए, यानी कहा जा रहा है कि कुछ समय के लिए आप इस कार्य को करने से रुक जाइए, तो यानी कमी, कम समय के लिए रुकने की बात की जा रही है। जरा ठहरिए, यानी कम समय रुकना है। किंचित और कुछ, ये भी इसी प्रकार के शब्द हैं। तो ये न्यूनता बोधक क्रिया विशेषण हो गए। पर्याप्त बोधक क्रिया विशेषण, बस, केवल, यथा, काफी, यानी ये तो है अधिक, आवश्यकता से अधिक, ये है आवश्यकता से कम, और ये है जितना चाहिए उतना। पर्याप्त बोधक यानी और भोजन लेंगे, पर्याप्त है, तो मैं कहूं जितनी मुझे आवश्यकता थी, जितना मुझे भूख लगी थी, उतना भोजन मैंने ग्रहण कर लिया है। तो इस तरह से केवल, यथेष्ट है, काफी है, बस, रहने दीजिए, ये सब कौन से क्रिया विशेषण हो गए? पर्याप्त बोधक क्रिया विशेषण। आगे है तुलना बोधक, यानी जिन क्रिया विशेषणों के द्वारा हम दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना करते हैं, यानी उनके बीच तुलना के भाव का बोध होता है, उन्हें तुलना बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जितना, कितना, बढ़कर, इतना, उतना। जैसे अक्सर एक कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। यानी यहाँ पर तुलना की जा रही है मिठास और गुड़ के मात्रा के प्रयोग की। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा भेद हो गया? तुलना बोधक क्रिया विशेषण। श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण, क्रमशः बारी बारी, एक एक। मान लीजिए विद्यालय में, कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं और टीचर, शिक्षक कहता है कि एक एक कर सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी लेकर के आए, तो एक एक जो शब्द है वो कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरह से क्रमशः सभी प्रश्नों को किया जाए, सभी प्रश्नों को क्रमशः किया जाए, क्रम से किया जाए, यानी जिस तरह से, जिस क्रम में पुस्तक में प्रश्न दिए गए उसी क्रम में उन्हें हल किया जाए। तो ये क्रमशः और बारी बारी शब्द जो है, ये सब श्रेणी बोधक क्रिया विशेषण हैं। आगे चलें। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों पर बात करते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं जब वे किसी भी की भी अनिश्चय की स्थिति, निश्चय की स्थिति, किसी कारण, किसी निषेध आदि का बोध कराते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसे, वैसे, अवश्य, कदाचित, हाँ, ठीक, क्यों। मैंने यह कार्य ठीक से कर लिया, यानी ठीक शब्द कार्य के करने की रीति, यानी उसके तरीके, यानी जिस तरह से उचित तरीका था उस तरीके से वो कार्य संपन्न कर लिया गया है, यानी कार्य के संपन्न करने की रीति की ओर बोध हो रहा है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कदाचित वह आज नहीं आए, तो यानी उसके आगमन की जो रीति है उसमें संभावना कम है आने की, तो संभवतः शब्द का अर्थ भी यही होता है। तो इस तरीके से ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। वह अवश्य आएगा, तो यानी आने की अनिवार्यता, निश्चय की ओर बोध किया जा रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इसी तरीके से अन्य शब्दों को भी आप वाक्य बनाकर देख सकते हैं। आगे चलें। अब बात आती है संबंध बोधक अव्यय की। संज्ञा या संज्ञा के समान उपयोग में आने वाले शब्दों के पीछे जुड़कर या किसी दूसरे शब्द के पीछे जुड़कर उनका किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द होते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अभी हमने क्रिया विशेषण और उनके भेदों पर बात की।
क्रिया विशेषण के बहुत सारे भेद हैं। अब दूसरा जो अव्यय शब्द है, अव्यय है, वो है संबंध बोधक, यानी जो दो शब्दों में या वाक्य के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में संबंध स्थापित करने वाले शब्द होते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। मान लीजिए यहां से मैं के बिना हटा दूं तो धन किसी का काम नहीं चलता, वाक्य बिखर जाएगा। और किसी का काम नहीं चलता है जो वाक्य का बाद का भाग है, उसके साथ धन का जो संबंध है वो स्थापित ही नहीं हो सकेगा। तो ऐसी स्थिति में के बिना के द्वारा, यानी इस अव्यय के द्वारा धन का संबंध वाक्य के परवर्ती भाग के साथ, बाद के भाग के साथ जुड़ गया है, तो इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय क्या हुआ, के बिना। इसी तरह ड्राइवर लखनऊ तक गया, तो तक ने संबंध किसका जोड़ा है, लखनऊ से ड्राइवर का संबंध जोड़ा है, तो इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय हो गया। आगे चलते हैं। यहां के बिना शब्द चलता क्रिया के साथ और तक शब्द लखनऊ का संबंध गया से जोड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो शब्द हैं वे कौन से हो गए, संबंध बोधक अव्यय हो गए। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद किए गए हैं। संबद्ध बोधक अव्यय यानी जो संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, और असंबद्ध यानी जिनका जुड़ाव नहीं है, जिनका संबंध नहीं है। जैसे धर्म के बिना जीवन संभव नहीं, तो यहां पर ये संबद्ध बोधक अव्यय है, क्योंकि जीवन के साथ धर्म का संबंध जोड़ रहे हैं। असंबद्ध बोधक, सुरेश मित्रों सहित घूमने गया, तो अब ये मित्रों सहित को का जो अव्यय यहां पर इस्तेमाल किया गया है उसको हटाकर हम कहें सुरेश घूमने गया, तो भी वाक्य में कोई बिखराव नहीं आता। निरंतर सुरेश का घूमने जाने की क्रिया के साथ संबंध बना रहता है, यानी ये असंबद्ध बोधक अव्यय है, क्योंकि इनके प्रयोग से वाक्य, इनके प्रयोग न करने से वाक्य के भाव में, अर्थ में तो फर्क पड़ रहा है, क्योंकि हमें यह बोध ही नहीं होगा कि सुरेश किसके साथ घूमने गया, लेकिन सुरेश के घूमने जाने की जो क्रिया है उसके साथ उसके संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी ये अव्यय असंबद्ध बोधक अव्यय हैं, जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हुए हैं। आगे चलें। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 भेद माने गए हैं, और इन 14 भेदों पर बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, कालवाचक, पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब तक। जैसे आज से पहले मैं यहां कभी नहीं आई, तो यहां जो पहले शब्द है वो समय का बताया जा रहा है। आज से पहले यानी भूतकाल की बात यहां पर की जा रही है, तो काल का बोध हो रहा है, तो ये कालवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। स्थानवाचक, आगे पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर, ये सब स्थानवाचक अव्यय है। मेरे घर के सामने एक सुंदर उद्यान है, तो घर और उद्यान के बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है, ये अव्यय के सामने, वरना वाक्य में बिखराव आ जाएगा। मेरे घर एक सुंदर उद्यान है, तो वाक्य कुछ विचित्र सा बनेगा, तो ऐसी स्थिति में, और भाव में भी फर्क आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। दिशावाचक, आसपास, ओर, तरफ, दायां बायां आदि। इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अस्पताल के दाईं ओर दवाइयां मिलती हैं, यानी दिशा की ओर संकेत यहां पर किया जा रहा है कि कहां दवाइयां मिलती हैं, दाईं ओर दवाइयां मिलती हैं, यानी ये स्थान सूचक हो गया। अब आता है साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय। द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय के रूप में। जैसे उसने रमा के द्वारा मेरे पास निमंत्रण भिजवाया, यानी के द्वारा, यानी साधन कौन था, रमा थी, और किसके पास भिजवाया, मेरे पास भिजवाया, तो यानी वाक्य के इन दोनों हिस्सों में संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो गया साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय। अब आता है उद्देश्यवाचक अव्यय। इसमें कौन से शब्द प्रयोग होते हैं, कौन से अव्यय प्रयुक्त होते हैं, लिए, वास्ते, लिए, वास्ते, हेतु और निमित्त। यानी रामलाल ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन का संचय किया, तो यहां पर के लिए जो है वो एक निश्चित उद्देश्य का बोध करा रहा है, तो ये हो गया उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय। अब आता है व्यतिरेक वाचक अव्यय। अलावा, अतिरिक्त, सिवा और बगैर, इन शब्दों का, इन अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है व्यतिरेक वाचक संबंध बोधक अव्यय के रूप में। अब व्यतिरेक
आपको अलंकार भी याद होगा, जब हम किसी भी उपमेय को उपमान की तुलना में बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो व्यतिरेक अलंकार होता है, यानी उपमान की हीनता प्रकट की जाती है तो व्यतिरेक अलंकार होता है। उसी से जोड़कर इस व्यतिरेक वाचक को समझ लेंगे। जब हम किसी एक व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति को हीन बताते हैं या व्यक्तियों को हीन बताते हैं तो वहां व्यतिरेक वाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे राजीव के सिवा यह कार्य कोई नहीं कर सकता, यानी राजीव के अलावा जो भी उपस्थित हैं उन सबकी हीनता का बोध यहाँ पर हो रहा है। केवल राजीव में ही वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है, वो योग्यता है कि वो ये कार्य संपन्न कर सके, यानी राजीव को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और अन्य जो सदस्य वहां मौजूद है, अन्य जो व्यक्ति वहां मौजूद है, उनकी हीनता का, उनकी असामर्थ्यता का बोध कराया जा रहा है। इसलिए ये व्यतिरेक वाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। अगला है विनिमय वाचक। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना। बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर, इन शब्दों का, इन अव्यय शब्दों का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है। राधे श्याम ने उत्सव में अपने बदले पुत्र को भेज दिया, यानी अपने स्थान पर किसको भेजा? पुत्र को भेजा। तो यहां पर इन शब्दों में विनिमय वाचक अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ है बदले, और इसके द्वारा संबंध स्थापित किया जा रहा है उत्सव और पुत्र में, यानी संबंध बोधक विनिमय वाचक संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग यहां हो गया। अगला सादृश्य वाचक। सादृश्य का मतलब होता है समानता का बोध कराना। तो समान, तुल्य, बराबर, योग्य और तरह, इस तरह के शब्दों का, इन अव्यय शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग हो तो समझ लीजिए सादृश्य वाचक संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हो रहा है। जैसे राधा भी श्यामा के समान मीठा गाती है, यानी समानता बताई जा रही है किसमें? राधा और श्यामा के गायन की मधुरता की। तो यहां पर संबंध स्थापित हो रहा है और अव्यय शब्द जो सादृश्यवाचक है वो है के समान। तो यहां सादृश्यवाचक अव्यय संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हो गया। विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय, विरोध, विरुद्ध और विपरीत, इन शब्दों का यहां प्रयोग होता है। अशोक ने संदीप के मत का विरोध किया, यानी यहां पर विरोध की अभिव्यक्ति हो रही है, तो विरोधवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। इसी तरह से साहचर्यवाचक, साथ, संग, सहित शब्दों का यहां प्रयोग होता है। राम, सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, तो सहित के द्वारा ये बताया जा रहा है, ये बोध हो रहा है हमें कि राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन को गए। तो यहां साहचर्य का बोध हो रहा है, साथ साथ जाने का बोध हो रहा है। तो ये हो गया साहचर्यवाचक संबंध बोधक अव्यय। विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय अगला, संबंध, आश्रय और भरोसे, इस तरह के जो अव्यय होते हैं उनमें कौन सा शब्द प्रयुक्त होते हैं? संबंध, आश्रय या भरोसे, इनमें से कोई भी शब्द होता है। जैसे प्रजातंत्र के संबंध में मेरे विचार भिन्न है, तो के संबंध में यहां ये अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ और ये किसी खास विषय की ओर संकेत कर रहा है, तो ये हो गया विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय। अगला संग्रहवाचक। संग्रहवाचक में कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? लगभग, भर, मात्र, तक और अंतर्गत। इसमें इन सब शब्दों के माध्यम से वाक्य में किस बात का बोध कराया जाता है? इस बात का बोध कराया जाता है कि किसी न किसी वस्तु का, किसी भाव का, किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, शामिल होने, संग्रह मतलब वो संचय नहीं है बल्कि शामिल होने का भाव विद्यमान होता है, इसलिए इन्हें संग्रहवाचक अव्यय कहा जाता है। इसके अंतर्गत सभी सुविधाएं शामिल हैं। मान लीजिए आप किसी होटल में रुकने के लिए गए और वहां पर उन्होंने बताया कि आपका एक रात्रि का किराया 2500 रुपए लगेगा, और आपने उनसे पूछा कि इसमें क्या क्या शामिल है, तो उसने बताया कि इसके अंतर्गत सभी सुविधाएं शामिल हैं। तो यहाँ जो ये अंतर्गत है ये संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया, क्योंकि ये उन सारी सुविधाओं को, कि आपको नाश्ता भी मिलेगा, आपको कमरा भी मिलेगा, आपको पलंग भी मिलेगा, आपको चाय भी मिलेगी, ये सारी की सारी सुविधाओं का संग्रह का बोध करा रहा है, तो ये अंतर्गत हो गया संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय। इसी तरह से यात्रा में मात्र 2000 रुपए का व्यय होगा, और यात्रा में व्यय की बात अगर मात्र शब्द से अभिव्यक्त हो रही है, यानी मात्र शब्द में सब कुछ शामिल है, उसके बाद 2000 रुपए का व्यय होगा, इस बात का बोध कराया जा रहा है। अगला है तुलनावाचक। इसमें शब्द जो प्रयुक्त होते हैं अव्यय शब्द वो होते हैं अपेक्षा,
समान और समक्ष। जैसे साहिल के समक्ष राहुल की योग्यता कुछ भी नहीं, तो तुलना हो रही है साहिल की योग्यता की, राहुल की योग्यता की, दोनों की योग्यताओं की तुलना हो रही है। तो यहाँ के समक्ष जो है वो तुलना बोधक, तुलनावाचक, संबंध बोधक अव्यय हो गया। अगला है कारणवाचक। कारण परेशानी से या मारे, इन शब्दों के प्रयोग जहां पर होते हैं वे कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। सर्दी के मारे सबका बुरा हाल है, तो यहां के मारे का अर्थ हुआ कारण, तो ये कारण बोधक हो गया शब्द, अव्यय शब्द, तो ये कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गया। आगे चलें। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के दो भेद माने गए हैं। मूल संबंध बोधक अव्यय जैसे पर्यंत, जैसे, बिना, जो किसी अन्य के योग से नहीं बनते। यौगिक संबंध बोधक जो अन्य शब्द भेदों जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि से बनते हैं, वे यौगिक संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जो अपने मूल शब्दों में ही रहते हैं, मूल शब्दों से ही बनते हैं, वे मूल संबंध बोधक अव्यय होते हैं। जैसे समुद्र पर्यंत भारत की सीमाएं हैं, तो पर्यंत शब्द अपने आप में भारत के विस्तार की ओर संकेत करने के लिए पूरा है, यानी उसकी सीमाओं से संबंध का बोध करा रहा है, उसके विस्तार का बोध करा रहा है। यहां किसी और शब्द के सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन यौगिक संबंध बोधक जो शब्द होते हैं, जो अव्यय होते हैं, उनमें शब्दों के मेल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे द्वारा, अपेक्षा, समान, योग्य, ये सब विशेषण है, तो इनके साथ कोई ना कोई कारक चिन्ह अवश्य इस्तेमाल होगा, यानी उसके समान कोई भी योग्य नहीं है, तो के और समान योग से हम यहाँ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ ये यौगिक संबंध बोधक अव्यय हो गए। आगे चलें। इसी तरह से बाहर, पास, ये क्रिया विशेषण है। घर के बाहर, तो के कारक का इस्तेमाल हुआ, स्वतंत्र नहीं है ये, तो ऐसी स्थिति में यौगिक अव्यय हो गया। इसी तरह से लिया, मारे और करके, ये सब क्रियाएं हैं, ये भी बिना कारकों के इस्तेमाल यानी दूसरे शब्दों के इस्तेमाल के, सहयोग के इस्तेमाल के संभव नहीं है, योग के बिना संभव नहीं है। तो ये हो गए संबंध बोधक अव्यय की बात। अब आता है अगला अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वे जो दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जो शब्दांश वाक्यों के अंश को जोड़ते हैं वो तो क्या हो गए? संबंध बोधक, संबंध स्थापित करते हैं वे तो हुए संबंध बोधक। लेकिन जो वाक्यों, उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे हो गए समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, यदि, तो, क्योंकि, इसलिए, ये सारे के सारे अव्यय शब्द इस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्ययों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हवा चली और पानी बरसा। हवा चली एक स्वतंत्र वाक्य, पानी बरसा एक स्वतंत्र वाक्य, और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है अव्यय कौन सा? और। तो यहां दो उपवाक्यों को जोड़ दिया गया, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। आगे चलें। और पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से जोड़ रहा है। आगे समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद बताए गए हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो समान पदों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़े, वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हो गए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं वे, उनके भी चार उपभेद विद्वानों ने बताए हैं दोस्तों। संयोजक, विभाजक और विरोधवाचक। पहले संयोजक की बात करते हैं। यहां और, तथा, एवं और भी जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे हम वहां गए और आनंदित भी हुए, तो दो शब्दों के बीच, दो वाक्यांशों के बीच में दो यहां पर और शब्द का संयोजन हो गया है, तो ये संयोजक हो गए समुच्चय बोधक अव्यय। अब विभाजक, अथवा, या, नहीं तो, की और क्या क्या, ये जो अव्यय शब्द हैं ये विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी वहां उपस्थित थे। यहां पर मनुष्यों के विभाग बता दिए गए क्या के द्वारा। क्या स्त्री, क्या पुरुष, भाव क्या है? यानी स्त्री और पुरुष सभी वहां पर पूरी तरह से उपस्थित थे, तो स्त्रियों को अलग बता दिया गया। ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोग वहां उपस्थित थे, उसमें स्त्री पुरुष शामिल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। विभाजन करते हुए, स्त्री और पुरुष का लिंग के हिसाब से विभाजन करते हुए क्या स्त्री, क्या पुरुष की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये विभाजक
समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। वाक्य में विभाग बताकर उनका इकट्ठा उल्लेख करने वाले जो शब्द होते हैं वे, ये क्या शब्द इसी प्रकार का शब्द है, भेद भी बताया जा रहा है और एक साथ उसका वर्णन भी किया जा रहा है। तीसरे हैं विरोधवाचक, जो विरोध को व्यक्त करते हैं, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, ये इस तरह के विरोधवाचक शब्द हैं जो समुच्चय बोधक अव्ययों के भेद हैं। मैं वहां जाऊंगा लेकिन ज्यादा देर ठहरूंगा नहीं, तो यहां विरोध बताया जा रहा है, विपरीत स्थितियां, कि जाऊंगा तो सही लेकिन ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा, तो यहां लेकिन अव्यय विरोधवाचक हो गया। अब चौथा जो भेद है वो है परिणाम बोधक अव्यय। अतएव, अतः, इसलिए, एतदर्थ, ये अव्यय शब्द हैं जो परिणाम बोधक माने जाते हैं। जैसे अब हम थक गए थे इसलिए घर की ओर लौटने लगे, यानी थकान का परिणाम क्या हुआ, घर की ओर लौटना, तो इसलिए के द्वारा यहां परिणाम का बोध कराया जा रहा है, तो ये परिणाम बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। वाक्य में कारण और परिणाम का संबंध स्थापित हो गया है, थकान थी इसलिए घर की ओर लौट गए। आगे चलें। व्यधिकरण, अब दूसरा जो, ये तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय थे जिनके 4 भेदों की हमने चर्चा की। अब दूसरा जो भेद है वो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय मुख्य वाक्य में एक या अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं। वहां उपवाक्यों को जोड़ा जा रहा था, यहां आश्रित वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, तो वे क्या कहलाते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी 4 भेद बताए गए हैं। कारणवाचक, क्योंकि, जो कि, इसलिए, इन शब्दों का, अव्यय शब्दों का प्रयोग कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में किया जाता है। वह परीक्षा पास नहीं कर सका क्योंकि उसका गणित कमजोर था, तो ये कारण बताया जा रहा है, क्यों परीक्षा पास नहीं कर सका, क्योंकि गणित कमजोर था, तो कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय यहां हो गया। अगला भेद उद्देश्यवाचक, जहां पर किसी भी उद्देश्य की ओर संकेत किया जाए, ताकि, जो और कि, इस प्रकार के अव्यय शब्दों का यहां प्रयोग किया जाता है। हम तुम्हें आगरा भेजना चाहते हैं ताकि तुम स्वयं उनसे मिल सको, यानी उद्देश्य, भेजने का जो उद्देश्य है वो इस अव्यय शब्द से संकेतित हो रहा है, उसका बोध करा रहा है ये अव्यय शब्द, तो इसलिए ये उद्देश्यवाचक अव्यय हो गया। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु की, यानी किसी भी विशेष बात की ओर संकेत किया जाए, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वे संकेतवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जैसे यद्यपि हमें यहां बुलाया नहीं गया है, तथापि हम यहां चले आए हैं, यानी किस बात की ओर संकेत किया जा रहा है, कि हमें यहां बुलाया नहीं गया था, इस बात की ओर संकेत किया जा रहा है। तो यद्यपि और तथापि जो अव्यय हैं वो यहां संकेतवाचक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। आगे चलें। यदि तुम समय पर आते तो और भी अच्छा लगता, इसी तरह से यहां भी यदि और तो अव्यय शब्दों का प्रयोग भी इसी प्रकार से हुआ है। चौथा भेद है स्वरूपवाचक, अर्थात, माने, यानी कि, आदि। दोस्तों, आप सभी व्याख्याएं लिखते हैं और व्याख्या में जब हम किसी भी पद्यांश को या गद्यांश को स्पष्ट करते हैं तो उसमें बार बार अर्थात शब्दों का प्रयोग करके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं इसका अर्थ ये है, कहने का तात्पर्य ये है, तो इस तरह के शब्द का प्रयोग करके हम वास्तव में उस व्याख्यांश के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्यांश के स्वरूप का बोध कराएं, कौन सा स्वरूप, भाव के स्वरूप का बोध कराएं, वे स्वरूपवाचक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात, माने, यानी कि और आदि इसी प्रकार के अव्यय शब्द हैं। पूर्व के शब्द या वाक्य का स्वरूप बाद के शब्द या वाक्य से स्पष्ट होता है, ये इनकी पहचान है। जैसे हमने एक सूक्ति लिखी, परिश्रम का फल मीठा होता है, आप सभी बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हम अगर इसकी व्याख्या करें, अर्थात जो परिश्रम करते हैं वे आनंद के फल को भोगते हैं, यानी इस सूक्ति का, इस कथन का जो स्वरूप है वो कहां स्पष्ट हुआ, बाद के कथन के द्वारा स्पष्ट हुआ, और उसमें भूमिका निभाई अर्थात नामक अव्यय शब्द ने। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया स्वरूपवाचक अव्यय। आगे चलें। अब चौथे अव्यय की बात करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं इन सब शब्दों को, बहुत ही आसान है। जो अव्यय हर्ष, शोक आदि भावों को अभिव्यक्त करते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य से नहीं रहता,
वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। एक उदाहरण की चर्चा इसमें हम कर चुके हैं इसी सत्र में। हाय अब मैं क्या करूं, तो अब मैं क्या करूं, ये जो वाक्य है इसका इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम अगर इसको हटा भी दें तो भी वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल उस पीड़ा की अभिव्यक्ति, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, नहीं हो पाएगी जिस दुख, जिस पीड़ा की अभिव्यक्ति हाय के लगने से हो रही है, क्योंकि विस्मयादि बोधक अव्यय हर्ष और शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हैं। तो हाय शब्द स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त है और वाक्य के भाव को की विशिष्टता को स्पष्ट कर रहा है। हाय शब्द यहां दुख का बोधक है। आगे चलें। इनका प्रयोग भावों की तीव्रता की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, जिस प्रकार शरीर और स्वर की चेष्टा से मनुष्य के मनोविकारों का अनुमान किया जाता है, यानी आवाज अगर लड़खड़ाए तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह व्यक्ति नर्वस हो रहा है, परेशान हो रहा है, घबरा रहा है, तो हम उसके शरीर की चेष्टाओं से और स्वर की उसकी आवाज से हम ये पता लगा लेते हैं कि उसके अंदर कौन सा मनोविकार है। उसी प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय से भी इन मनोविकारों का अनुमान होता है। और जिस प्रकार चेष्टा को व्याकरण में व्यक्त भाषा नहीं मानते, उसी प्रकार विस्मयादि बोधकों की गिनती वाक्य के अवयवों में नहीं होती। और यही कारण है दोस्तों कि हाय अब मैं क्या करूं वाक्य में से हाय हटा देने पर भी वाक्य की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने विस्मयादि बोधक अव्ययों के 7 भेद माने हैं और डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 8 भेदों की चर्चा की है। कौन से भेद है? सबसे पहला हर्ष बोधक, आहा, वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, ये सब प्रसन्नता, आनंद की सूचना देने वाले, आनंद का बोध कराने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं। आगे चलें। शोक बोधक यानी दुख का बोध कराने वाले आह, हाय, हा हा, दैया, दैया रे, बाप रे, अरे राम राम, ये क्या हो गया। हम सब आम जिंदगी में इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। हे राम, हे भगवान, लंबी सांस लेकर हे भगवान, ये क्या हो गया। तो ये क्या है? शोक बोधक अव्यय शब्द है। तीसरा है आश्चर्य बोधक है, अरे तुम कैसे आए, अरे ये काम कैसे संपन्न हुआ, तो हम आश्चर्य को व्यक्त करते हैं, तो ये आश्चर्य बोधक शब्द हैं। अनुमोदन बोधक यानी अनुमोदन का अर्थ होता है किसी का भी समर्थन करना, किसी विचार का, तो ठीक है, हाँ हाँ ये बात ठीक है। जब हम कहते हैं ठीक, तो इसका मतलब है कि हम उस बात का, सामने वाले की बात का समर्थन कर रहे हैं। तो ये ठीक शब्द यहाँ अनुमोदन यानी समर्थन करने का बोध कराता है। इसी तरह से अच्छा, वाह, हाँ ये भी खूब रही, तो हम इस तरीके से अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, ठीक, अच्छा, वाह आदि, ये अनुमोदन बोधक विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। घृणा बोधक छी, अरे, धिक, थू थू, धिक्कार है, धत, धिक्कार, ये जितने भी शब्द हैं ये घृणा का बोध कराने वाले शब्द हैं, घृणा के भाव का बोध कराते हैं हमें। तो ये घृणा बोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है। संबोधन बोधक, अरे सुनना, जब हम अरे कहते हैं यानी हम किसी को बुला रहे हैं, उसका संबोधन कर रहे हैं, तो ये रे, अरे, हे, हो, अजी, बहुत सारी महिलाएं हिंदुस्तान में अजी सुनते हो अपने अपने पतियों को बुलाया करती हैं। तो ये जो अजी है ये क्या है? संबोधन बोधक अव्यय है। आगे चले। तिरस्कार बोधक, भाग भाग, दूर, हम किसी का कर रहे हैं, अरे दूर हट, दूर हट, हट जा, तो ये जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये तिरस्कार का बोध कराते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो ये तिरस्कार बोधक अव्यय हो गए। स्वीकार बोधक, हाँ जी, ठीक, बहुत अच्छा, ये स्वीकार बोधक अव्यय है। अब एक और बात जिसको आपको ध्यान देना है दोस्तों, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अनुमोदन बोधक और स्वीकार बोधक को अलग अलग माना है, लेकिन डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अनुमोदन बोधक और स्वीकार बोधक को एक माना है। दूसरी बात, हरदेव बाहरी ने तिरस्कार बोधक और घृणा बोधक को अलग अलग माना है, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने तिरस्कार बोधक और घृणा बोधक को एक ही माना है, क्योंकि जब हम किसी से घृणा करते हैं तो घृणा में भी तिरस्कार का भाव विद्यमान होता ही है। तो इस बिंदु को आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है निपात की। वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर एक विशेष बात पर बल देने वाले जो अव्यय होते हैं वे निपात कहलाते हैं। जैसे वह तो अपने घर जाएगा,
वह अपने घर जाएगा, मैं घर जाने की बात पर बल नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस वाक्य में तो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वह तो अपने घर जाएगा, यानी इससे हमें ये बोध होता है कि वह निश्चित रूप से अपने घर जाएगा, यानी घर जाने की बात का प्रभावशाली ढंग से बोध हमें होने लगता है। मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाना कभी भी हो सकता है, मैं आज दिल्ली जाऊंगा एक सामान्य कथन, लेकिन जब हम ही जोड़ते हैं, आज ही दिल्ली जाऊंगा, यानी ये निश्चित है कि मैं आज दिल्ली जाकर के ही रहूंगा। राम ने रहीम को भी बुलाया है, यानी अन्य लोगों के साथ राम ने रहीम को भी बुलाया है। तो ये सब क्या है? ये सब निपात है, वाक्य की निहित भाव को बल देकर अभिव्यक्त करने वाले जो तत्व होते हैं, जो अव्यय शब्द होते हैं, वे निपात कहलाते हैं। इन वाक्यों में तो ही भी वाक्य में एक विशेष बल प्रदान कर रहे हैं, इसलिए ये निपात है। इसके अलावा भर और तक आदि जो शब्द हैं, वे भी निपात में शामिल किए जाते हैं। उसने जी भर मिठाई खाई, तो जी भर मिठाई खाई, उसने भी की जगह जी कर लीजिए, उसने जी भर मिठाई खाई, जी भर मिठाई खाई यानी पूरा मन भर के जितना वो खा सकता था उतना खाया, यानी वाक्य का में बल दिया जा रहा है। उसने खाना छुआ भर है, यानी बहुत कम खाना खाया। तुमने तो भोजन की ओर देखा तक नहीं, यानी ये सब निपात हैं। मैं सुबह तक जागता रहा, यानी पूरी रात मैं सो नहीं सका, इस बात पर यहाँ बल दिया जा रहा है। तो ये जितने भी रेखांकित शब्द हैं दोस्तों, ये सब निपात की श्रेणी में आते हैं। और एक और बात, लिंग वचन कारक के अनुसार रूप परिवर्तन न होने के कारण इन्हें अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है। ये बात मैं यहाँ इसलिए आपको बता रही हूँ कि कुछ विद्वान निपात को अव्यय के अंदर शामिल नहीं करते, लेकिन अधिकांश विद्वानों का ये कहना है कि क्योंकि निपात के जो शब्द होते हैं भी, ही, तक आदि, वे लिंग वचन और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते, तो ऐसी स्थिति में इन्हें भी अव्यय के अंतर्गत ही रखा जाना चाहिए। डॉक्टर हरदेव बाहरी अव्यय और निपात के अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, अव्यय और निपात में किंचित भेद है, यानी थोड़ा सा अंतर है। अव्यय वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के सहायक होकर वाक्य के अंग होते हैं। इसके विपरीत निपात नए भावबोध के सहायक बनकर भी वाक्य के अंग नहीं होते हैं। निपात के प्रयोग से वाक्य के अर्थ की एक नई अवधारणा बनती है। पुनः निपात का प्रयोग वाक्य में अर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न स्थान पर हो सकता है। तो यहां इन्होंने ये संबंध स्थापित किया है कि किस तरीके से अव्यय और निपात में थोड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी निपात को अव्यय के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, क्योंकि लिंग वचन और कारक के अनुसार उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने क्रिया और अव्यय पर बात की। उम्मीद करती हूं कि इस सत्र में जिन जिन बिंदुओं की हमने चर्चा की है, वे सभी आपके लिए बहुत आसान, बहुत सहज हो गए होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।